भाई सारा अली खान जो है ना वो बड़ी मस्ती करती हैं, ये तो हर कोई देख चुका है और जान चुका है जो उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट क्या वजह हुई कि इतनी मस्ती से भरी सारा की परफॉर्मेंस देखकर सैफ अली खान रो पड़े। सैफ तो सैफ, खुद सारा भी आंसू अपने कंट्रोल नहीं कर पाई। आइए आज मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, मम्मी कसम खा के कह रहे हैं सारा बहुत गजब की फिल्म दी है। थैंक यू सर। मैं नमस्ते करना चाहती हूँ लेकिन मेरा दूसरा हाथ से मैं फोन पकड़ी हुई हूँ और हमारा एक्चुअली शूट चल रहा है अभी, तो मैं ऑन सेट आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन बोलिए। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि सारा आप मुंबई में रहती हैं जो कि वेस्ट है। जो कहानी है फिल्म की वो नॉर्थ की है और जो एक्टर धनुष हैं वो साउथ के हैं। हाँ जी। और जो रिंकू सूर्यवंशी, सूर्य जो होता है वो ईस्ट से उदय होता है। हाँ तो जी। कह सकते हैं कि पूरा इंडिया जो है अतरंगी रे कह रहा है। पूरा इंडिया तो अतरंगी रे कह ही रहा होगा, इंशाल्लाह ये उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली में शूट किया है, हम लोगों ने मदुरई में शूट किया है, हमने बनारस में शूट किया है, बिहार की लड़की है, तमिलनाडु का लड़का है। तो अतरंगी है और पूरे भारत को दर्शाने की कोशिश की है। लड़की भी बोलती है ना पूरे भारत में एक बार एक, मतलब तो ऑल भारत इज आवर ऑप्शन। ओके, सर ये बताइए जो ये जो कहानी है बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश हुई है और जो आपकी जो मेहनत है माशाल्लाह वो निखर कर स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये जो कैरेक्टर है उससे सारा कितना प्रभावित है या कितना इंस्पायर है, मतलब पता है मैं आपको एक बात बताऊं, जब अभी फिल्म रिलीज हो गई है ना, तो इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो तो लिखते हैं ना कि रिलीज और नाउ आउट और जो भी। तो जैसे मैंने अभी बोला कि ये फिल्म हिमांशु सर के मन में थी, फिर आनंद जी के दिल में थी और फिर सारा के रूह में थी। और अब कहीं ना कहीं इतना अजीब लग रहा है कि अब ये फिल्म दर्शकों के पास है। मैं रिंकू को लेकर इतनी पॉजिटिव रह चुकी हूँ क्योंकि मैं आई रियली थिंक सो कि मैंने पूरी ईमानदारी से इस कैरेक्टर को निभाया, नहीं बोलूंगी लेकिन जिया है। तो मुझे लगता है कि मैं रिंकू से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई हूँ। उसकी जो सरलता है, उसकी जो सच्चाई है, उसकी जो मासूमियत है, मतलब आई डोंट नो कि एज अ कैरेक्टर अगर मैंने ऐसा कभी इतनी सच्चाई देखी है, और एज एन एक्टर मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी एक ऐसे किरदार को निभाया है जिसने मुझ पर प्रभाव डाला। मैं ये बोल चुकी हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी छाप या अपनी छवि एक किरदार में लाते हैं, लेकिन ये ज्यादा ऑफर नहीं होता कि आपके जो किरदार होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद अपनी जीवन में ले आओ। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि रिंकू शायद कभी नहीं छोड़ेगी मुझे। वो बड़ी बेधड़क है, रिंकू जो है बड़ी बेधड़क है। अगर वो जूती से मार भी खाती है तो बताती है कि मैंने मार खाई है। कोई भी मारे, अपने कोई भी इमोशन है वो छुपाती नहीं है, जो कहती है। तो सारा रियल लाइफ में कितनी बेधड़क है। सब बेधड़क की बात हो तो मुझे और कोई तरह आता नहीं है। मैं जो होता है मैं साफ बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वही कनेक्ट होता है। वो चाहे आपके काम में हो या आपके इंटरव्यूज में हो, झूठ दिखाई देता है और झूठ झटकता भी है। तो जितनी आप सच्चाई से बात करेंगे उतना ही मेरे लिए बेहतर लगता है मुझे। ओके, जो कैरेक्टर के लिए आपने कितनी मेहनत की है, जो डायलेक्ट है बिहार का, किस तरह से आपने उस पर मेहनत की है सारा? तो मेहनत तो की है, मेहनत तो बहुत लगी, डायलेक्ट पर काम करना पड़ा। और हमारे जो एक्टर्स थे ना, स्पेशली हमारे पहले स्केड्यूल में, वो सब इतने दिग्गज कलाकार हैं और उन लोगों के लिए ये जो भाषा है वो बिल्कुल सेकंड नेचर था। तो उनके साथ काम करना विदाउट सीमिंग लाइक ऑड आउट, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस आप हिंदी बोल रही हैं, शुद्ध हिंदी बोल रही हैं और बाकी सबका लहजा बिहारी है। और वो बहुत ही दिग्गज कलाकार थे, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और एक्शन ट्रेनिंग के साथ साथ मैं सीमा जी, जो कि मेरे नानी का किरदार निभा चुकी है इस फिल्म में, सीमा विश्वास जी, मैं उनके साथ बहुत रीडिंग्स करती थी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है इस फिल्म में। माफी चाहता हूँ सारा, अगर आप हॉरिजॉन्टल पकड़ लें तो प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। अभी लेट हो गया ना, अभी
अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कुछ स्लैंग कुछ सीखा आपने बिहार का स्लैंग, जैसे हम लोग मुंबई की स्लैंग गर्दा उड़ा दिया। अच्छा गर्दा उड़ा दिया थे। और क्या क्या मतलब वहाँ के बारे में और कुछ बताएंगे, मतलब एक जब आप लोग वापस शूट कर रहे थे तो खाना रहना मस्ती? तो खाना रहना मस्ती तो मतलब मैं बहुत बोल चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे जाकर एक जो जिस तरह से बिहारी लोगों का एक बॉडी लैंग्वेज होता है ना, ये यूपी में भी होता है, बॉर्डर ऑफ यूपी और बिहार में, जिस तरह से मतलब वो बेधड़क नॉन अपोलोजेटिक एटीट्यूड जो औरतों में भी होता है, जिस तरह से वो भागती हैं, जिस तरह से वो बात करती है, जिस तरह से मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये वाला जो होता है, ये बहुत मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे वहाँ की जो औरतें होती हैं स्पेशली मुझे बहुत स्ट्रांग लगी। और मेरी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी स्पेशली रिंकू के अंदर कि आपका बॉडी लैंग्वेज जितना भी स्ट्रांग हो या आपकी जुबान पे भले ही गाली हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी आंखें या आपका दिल मासूम नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी मासूमियत को शायद छुपाने के लिए ही इतने जोर से बात करते हो, यू नो व्हाट आई मीन। तो मुझे ये बात वहाँ पे दिखी और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी भी लगी। कैसे एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करके? तो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। मैं कल ही धनुष सर से बात कर रही थी, मैंने धनुष सर और आनंद जी को फोन लगाया क्योंकि मतलब जब रिव्यूज निकले तो मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हो गई थी, क्योंकि मुझे शायद आदत नहीं है इतने प्यार की। केदारनाथ और सिम्बा के बाद भूल गई थी मैं कि कैसा लगता है। तो मैंने धनुष सर को फोन किया और मतलब मैं रो रही थी, क्योंकि मुझे लगता है दैट एज अ फिल्म ये एक्सपीरियंस इतना पर्सनल रहा है हम सब के लिए। तो मैं आनंद जी और धनुष सर को फोन करके ऑनेस्टली सिर्फ रो रही थी। इसलिए पता नहीं अगर आपको दिख रहा है, मेरी आंखें थोड़ी सूजी हुई हैं अभी तक, क्योंकि मतलब मैं जेन्युइनली आई एम जस्ट सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। और धनुष सर के साथ स्पेशली इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने इतनी मदद की है मेरी, इतने प्यार से, इतनी ह्यूमिलिटी से मेरे साथ काम किया। और वो सिर्फ काम की बात नहीं है, पता है कल तक जब मैंने आनंद जी और धनुष सर को फोन किया तो पार्ट ऑफ द रीजन कि मैं इतना रो रही थी बिकॉज़ मुझे उन दोनों की इतनी याद आ रही है। काश मैं ये फिल्म फिर से कर पाती बिगिनिंग से। इंशाल्लाह जरूर। कैसे वापस थोड़ी बनाएंगे, वापस ही कुछ सीक्वल आ सकता है, पार्ट 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये बहुत अच्छी आइडिया है, मैं अभी फोन करती हूँ दोनों को फिर से। अतरंगी रे, इसका मायने आपके लिए क्या है? अतरंगी रे शायद अब मैंने इस फिल्म पे इतनी एनर्जी डाली है, इतना समय डाला है, तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से शायद मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरे लिए अतरंगी अलग है, लेकिन एक अपना वाला अलग कि सब। और मुझे ये टाइटल इतना अच्छा लगता है जस्ट एज अ वर्ड ऑल्सो, कि मुझे लगता है अब सबको अतरंगी होना चाहिए। हाँ, इट्स वेरी कनेक्टिंग आई मीन लाइक जी मतलब इट्स मोर देन कनेक्टिंग, इट्स लाइक सब अलग होते हैं और सब अपने आप से अगर सच्चे रहे ना तो वो अतरंगी सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप अलग भी हो लेकिन आप सच्चे भी हो, यू नो। तो मतलब पता नहीं अगर मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, लेकिन एक ओरिजिनलिटी जो होती है ना, कि आप साधारण वाले ब्रैकेट में अपने आप को फिट नहीं कर रहे हो, या आप किसी मोल्ड में नहीं बोल रहे हो, या आपको ये नहीं लग रहा कि क्योंकि ये सही है ये होगा, आप अपना ही हो, अतरंगी हो। मेरे लिए वो मायने है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि जो रिंकू है, जो बगावत पे अपने प्यार को पाने के लिए बगावत कर लेती है फैमिली से, इसका कितना परसेंट जो है ना मतलब सारा में है, मतलब वो रिंकू है चाहे मतलब अभी फिलहाल तो अगर मैं अपने मॉम और डैड की सोचूं तो मुझे इतना ही ज़हन में आ रहा है कि उन्होंने जो रिएक्शन दिया इस फिल्म को लेकर, चाहे ये मेरे काम को लेकर या मेरी निजी जिंदगी को लेकर, दोनों मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, हर चीज पे इतना प्रोत्साहन देते हैं कि मुझे नहीं लगता, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं हर जगह से भाग के उनके पास चली जाऊं, तो उनसे भागने की तो मुझे गुंजाइश दिखती नहीं है। तो मतलब जब फिल्म देखने के बाद क्या कहा उन्होंने, मतलब फैमिली से क्या रिएक्शंस आए, शेयर करना चाहेंगे? तो इतना ज्यादा मतलब मैं मॉम तो हमेशा ही इमोशनल रहती हैं, माएँ इमोशनल रहती हैं,
लेकिन मेरे फादर बहुत ही पुट टुगेदर, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, प्यार तो देते हैं लेकिन मतलब वो ज्यादा फैल के प्यार नहीं देते शब्दों में, लेकिन जब उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मिडनाइट कोई फिल्म देखी हॉटस्टार पर, 12 बजे ही देखी मुझे, और मैं शूट कर रही थी तो मैं सो रही थी 12 बजे। तो जब अगले दिन मैं उठी तो मेरे को 3 बजे तक मैसेजेस आ रहे थे, मतलब 2:30, 2:39, 3:05, 3:18, बार बार बस यही बोल रहे थे कि मतलब वो रोए। थोड़ा सैडिस्टिक सा लगा कि मैंने अपने फादर को रुला दिया, लेकिन काम की वजह से रुलाया तो बुरी बात नहीं है। तो आई थिंक कि दोनों को बहुत अच्छा लगा, मेरे भाई को भी बहुत अच्छा लगा। तो भाई तो हर जगह बोल रहा है दैट्स माय सिस्टर, दैट्स माय सिस्टर। तो अगर मैं अपने छोटे भाई को गर्व महसूस करा सकूं तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने सारा कि आपका काम नहीं बल्कि आपका काम जितना बेहतर होगा वो एक प्राउड मोमेंट, वो कहते हैं ना मेडल, आप एक मेडल दे रहे हो और वो जो एक फख्र महसूस करते हैं माँ बाप, जो परिवार, वो कोई और नहीं कर सकता। और आंसू वो नहीं है, वो मोहब्बत है, एक मतलब एक सुकून है वो कहीं ना कहीं जो निखर कर सामने आती है। एक चीज ये जानना चाहेंगे कि अतरंगी सारा ने कभी कुछ ऐसा अतरंगी कुछ किया है जो शेयर करना चाहेंगे जो अभी तक का किसी ने नहीं सुना? ऐसा कुछ नहीं अब तक जैसे मैंने आपसे कहा, अभी मैं बहुत बेधड़क हूँ, जो होता है मैं बोल देती हूँ। तो अगर कुछ ऐसा कोई किस्सा होता तो पता होता अब तक। ओके, ये बताइए कि ये जो ओटीटी पे आजकल माशाल्लाह काफी आप रहती हैं, मतलब तो ये जो नॉक वाला आइडिया आया है वो कैसे आया, कैसे शुरू हुआ, सर मैं बहुत अतरंगी लड़की हूँ, इसलिए आनंद जी ने मुझे शीर्षक भी दे दिया तो वहीं से आया। और क्या बोलूं। ओके, तो आजकल आप जो है इंदौर में है माशाल्लाह, इंदौर में भी कुछ वीडियोस अभी शेयर हुए थे, तो हमने देखे थे जहाँ पर आप येलो कुछ साड़ी में कुछ आप कुछ हमने वीडियो देखा हुआ था। तो विकी से क्या बातें हुई शादी के बाद, जो है आपके साथ मतलब एक शूट शुरू कर दिया उन्होंने, तो क्या बातें हुई, कुछ शेयर करना चाहिए? लास्ट बात मैंने विक्की से ये करी थी कि उन्होंने कहा था मुझे, यू आर सो लकी टू बी डायरेक्टेड बाय आनंद राय, क्योंकि मतलब और विक्की इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं और उनके साथ काम करके इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन एक्टर टू एक्टर जब हम समझते हैं एक निर्देशक की अहमियत वन नोज, तो विक्की तो मुझे यही कह रहे हैं कि आपको आनंद जी का हमेशा शुक्रगुजार रहना जरूरी है। और ये बात मैंने उन्हें कहा कि बोलने की जरूरत ही नहीं है। I mean, I am forever thankful to आनंद जी, and यही लास्ट बात हुई थी एक्चुअली विक्की से। ओके, अभी हाल ही में शादी हुई थी, तो क्या कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ किस्से सुनने कि कैसी हुई शादी? नहीं, क्या कुछ नहीं। ओके, अब आखिरी सवाल ये है कि आपको मतलब इतनी सारी मतलब जो फिल्म थी अतरंगी थी, उसमें आपका जो कनेक्टिंग, जो आपने जो बेस्ट दिया है माशाल्लाह, लेकिन आपको उसमें से कौन सा एक मोमेंट जो आपके जहन में जो जहननशीन कर गया है, आप बताना चाहेंगे? सर मुझे अपने आप बोलना अजीब लगेगा क्योंकि इट्स वियर्ड, लेकिन मेरे फादर ने मुझे कहा था कि उन्हें क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से आनंद जी ने बीजीएम से लेकर एक्टर्स से लेकर सिनेमाटोग्राफी से लेकर जिस तरह से उन्होंने क्लाइमैक्स को प्रस्तुत किया है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि अगर कोई ये इंटरव्यू सुन रहा है जिनने फिल्म देखी नहीं है तो मैं रुइन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन एज अ फादर टेलिंग हिज डॉटर लाइक द क्लाइमैक्स, वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल पोएटिक जस्टिस हो रही है इस क्लाइमैक्स के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुमकुम भाग्य, लगता है कि यहाँ पर रिया ने ना वो वाला डायलॉग कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश करती है। तभी तो शिद्दत से नहीं, नहा धोकर ऑब्सेस्ड होकर रणबीर के पीछे पड़ गई है और प्राची के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। लेकिन ये भूल गई है रिया कि अब हमारी प्राची भी बदल सी गई है।
रिया और पल्लवी इन तीनों ने मिलकर प्राची के साथ एक बार फिर से साजिश करने की कोशिश की है। वो नशे में है तो प्राची ने तलाक के कागजात पर एक बार फिर से रिया की साइन ले ली है। सुषमा आंटी ने मॉम डैड के ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया। ये गार्जियनशिप पेपर्स है, अब से उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों की है। जल्दी से इन पेपर्स पे साइन कर दो। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर पेरेंट्स। तो रिया फिलहाल प्राची को एक भ्रम में विश्वास करवाती है कि ये गार्जियनशिप पेपर है, जबकि वो है नहीं। प्राची को फिलहाल पता नहीं है कि वो क्या, वो सही तरह से सोच नहीं पा रही है, उसे हमने इंटॉक्सिकेट कर दिया है। और रिया का साथ दे रही है आलिया और पल्लवी। तो देखते हैं कि प्राची जो ये पेपर्स पे साइन करती है उससे उसके और रणबीर के रिश्ते पे क्या असर पड़ता है। हमने प्राची के ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी है और हम होप कर रहे हैं कि प्राची वो ड्रिंक पी ले, और नशे की हालत में हमने कुछ ऐसे पेपर्स तैयार की है। हम होप कर रहे हैं कि प्राची वो पेपर्स साइन करे। क्योंकि प्राची घर पे आई थी अपना हुक्म का इक्का लगा के, तो अब हम उसको मात देने के लिए अपना हुक्म का इक्का बनाना चाहते हैं। तो बस वही हो रहा है इस पार्टी में। क्या अब सच में प्राची और रणबीर का रिश्ता टूट जाएगा? अब यहाँ पर रिया तो यही सोच सोच कर खुश हो रही थी कि अचानक से पल्लवी, आलिया और रिया ने कुछ ऐसा देखा कि वो देखते ही रह गई। ये पेपर्स, इस पे तुमने साइन किया ना, जिससे प्रूफ होता है कि मैं रणबीर की लीगल वाइफ। कहा था ना मैंने तुमसे, कल की रात तुम्हारे लिए इस घर में आखिरी रात होगी। हारने की आदत डाल लो रिया, क्योंकि प्राची रणबीर कोहली तुम्हारी जिंदगी में आ गई है। आज तक जो नहीं हुआ वो सब होगा। प्राची और रणबीर ये दोनों नशे में है, और कहते हैं ना, दिल में जो जज्बात होते हैं वो नशे की हालत में बाहर आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ प्राची और रणबीर के साथ। ये दोनों इमोशनल हो गए, और इस इमोशनल होने के चक्कर में रणबीर ने फेरे भी लगा लिए प्राची के साथ। रिया तो बस देखती ही रह गई। अब ये पड़ी ना रिया की चाल उल्टी, तो क्या अब रिया चुप बैठेगी? क्या रणबीर अपनी पत्नी प्राची को फिर से अपनाएगा, या फिर अब आलिया कोई नई चाल चलेगी? इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाब के लिए तो भाई कुमकुम भाग्य सीरियल को देखना पड़ेगा। फिलहाल इन बहनों के ट्रैक में दर्शकों को काफी मजा आ रहा है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, what do you really think about remixes? Well, personally अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मुझे लगता है बहुत कम रीमिक्स होते हैं जो ओरिजिनल गाने को जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि दे लिव अप टू द मार्क। लेकिन कई होते हैं जो एकदम एक ट्रेंड बन जाते हैं। वेल गेस व्हाट, निया शर्मा लेकर आ गई हैं एक रीमिक्स, यानी सात समुंदर पार, वो जो आइकॉनिक गाना था उसका रीमिक्स। लेकिन निया का क्या कहना है, ये आइए उनसे ही मिलकर पूछते हैं। समुंदर, like you said, has been an iconic song, तो इसका recreation of course comparisons होते हैं, and unfortunately मेरी प्रोफाइल में इतने अच्छे comments नहीं थे कि अच्छे खासे गाने को ख़त्म कर दिया, you know, एक अच्छा सॉन्ग था क्यों ख़राब कर दिया। But I appreciate those comments because जब तक there are no negative comments attached to something, तब तक वो चीज़ कोई उस मायने नहीं रखती है।
म्यूजिक इज फूड फॉर द सोल, पर ये फंडा शायद हर एक सॉन्ग पे अप्लाई नहीं होता, स्पेशली जब जमाना रीमिक्सेस का हो। ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन म्यूजिक लवर्स को कोई न कोई ओल्ड क्लासिक का न्यू रीमिक्स्ड वर्जन सुनने को मिलता ही है। अब रीमिक्स्ड वर्जन अच्छे होते हैं या नहीं, ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो शायद ऑडियंसेस की एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते और रीमिक्स्ड वर्जन में कास्ट हुए पॉपुलर फेसेस को बैकलैश का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे, बल्कि निया शर्मा भी ये मानती हैं। इनफैक्ट उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी किया है। हाल ही में निया शर्मा एक फेमस रेट्रो सॉन्ग सात समंदर पार का न्यू रीमिक्स्ड वर्जन में नजर आई। व्यूज के मामले में ये सॉन्ग किसी से पीछे नहीं रहा, पर जैसा सबने एक्सपेक्ट किया था, निया शर्मा के सात समंदर पार को द ओरिजिनल सात समंदर पार स्टारिंग दिव्या भारती से कंपेयर किया गया। और ये गेस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि लोगों के दिल में दिव्या भारती के सात समंदर पार के लिए अलग ही जगह है, क्योंकि कमेंट सेक्शन ओल्ड इज गोल्ड कमेंट से भरा हुआ है। I would just say self-praise is no recommendation, but this song I was very excited to shoot because Saat Samundar, like you said, has been an iconic song. तो इसका recreation of course comparisons होते हैं, and unfortunately मेरी profile में इतने अच्छे comments नहीं थे because you know everybody is always about the original song कि गाना ख़राब कर दिया, you know mostly जो मैंने सुना है कि अच्छे खासे गाने को ख़त्म कर दिया, you know एक अच्छा song था क्यों ख़राब कर दिया। So we get I know but I appreciate those comments because जब तक there are no negative comments attached to something, तब तक वो चीज़ you know कोई उस मायने नहीं रखती है। So I appreciate and I welcome all those things, but I have, like I said earlier also जब मैं shoot कर रही थी and today also I'm saying my main motive was to shoot for this song and it's a beautiful number. Saat Samundar has been like you know every girl's been dancing in this, so I'm glad to be recreating this and I don't mind अगर नहीं पसंद आया या फिर हम नहीं खरे उतरे लोगों की उम्मीदों पर, but it's alright, we'll do better next time and so will Yavar. Well, ये निया का पहला रीमिक्स सॉन्ग नहीं है, इसके पहले वो दो घूंट में भी नजर आई थी। रिक्रिएशनल सॉन्ग्स के डिबेट का सिलसिला तो चलता रहेगा, पर क्वेश्चन ये है कि ये ट्रेंड आखिर किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या मेकर्स सिर्फ कोई पुराने गाने को रीमिक्स करके एक पॉपुलर फेस को उस म्यूजिक वीडियो में कास्ट करके व्यूज के जरिए सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, या इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि रीमिक्सेस यंग ऑडियंसेस को ओल्ड जेम से रूबरू करवाती है, पर आखिर ये ट्रेंड कब तक चलेगा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माना कि कहते हैं कि लाइफ के हर क्षेत्र में कंपटीशन है, लेकिन दिस इज टेकिंग इट अ लिटिल टू फार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल साथिया की, जहां गहना प्रेग्नेंट है और ये बात सुनकर तिलमिला सी गई है कनक कि भैया मुझसे पहले ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई। अब विद द रिजल्ट ये गहना की प्रेगनेंसी को मुश्किलों से भरने वाली है। क्या कहा है मैंने? काम नहीं, रसोई में पग नहीं रखे। जी बाप, बुलाया आपने? जाओ और बापूजी के लिए फटाफट चाय बना। चाय तो गहना बना देगी ना। मैंने तुमसे कहा जाओ और जाके चाय बना, और गहना के लिए भी बनाना। गहना ने अपने घर वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। एक खुशखबरी ये कि वो जल्द ही माँ बनने वाली है। अब गहना माँ बनने वाली है तो सासू माँ ने फैसला लिया है कि वो रसोड़े घर में बिल्कुल भी कदम नहीं रखेगी। तभी तो कनक भाभी को अब रसोड़े का सारा काम संभालना पड़ रहा है। क्या कहा है मैंने? काम नहीं, रसोड़े में पग नहीं रखे। कनक! जी बाप, बुलाया आपने? हाँ कनक, जाओ और बापूजी के लिए फटाफट चाय बना दो। अब कनक भाभी इस सब के लिए चाय लेकर आई है।
तो वहीं गहना के लिए वो गरम दूध लेकर आई है। अब इस दूध में जरूर कोई गोलमाल है, वरना कनक भाभी और गहना के लिए दूध लाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये तुम्हारे लिए मेरे बच्चे तो नहीं है, पर मैंने सुना है ज्यादा चाय पीने से ना बच्चे काले पैदा होते हैं, और हमें तो अनंत की तरह गोरी चिट्टी बेटी चाहिए ना, तो इसलिए अब गहना जैसे ही दूध पीने जा रही थी उसे किसी ने आवाज दे दी। उसके बाद गहना की मौसी सास की एंट्री हो गई। और बातों बातों में दूध का ग्लास गिर गया, यानी कि कान्हा जी ने गहना को इस बार तो बचा लिया, लेकिन गहना अब आपको सचेत रहना होगा। अगर ये दूध पिएगी ना तो अभी इसकी नौबत थोड़ी खत्म हो जाएगी। कनक देसाई इतनी आसानी से हार तो नहीं पाएगी, क्योंकि कनक भाभी आपके इस प्रेगनेंसी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब आपकी दुश्मन घर में ही है, तो बाहर से ज्यादा घर वाली दुश्मन पर ध्यान देना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल का नाम तो है तेरे बिना जिया जाए ना, लेकिन फिलहाल सीरियल में जो हो रहा है टोटली इसके विपरीत हो रहा है, क्योंकि कृषा हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो अपने ससुराल से बाहर निकल पाए। जी हाँ, देवराज की जिंदगी से उनका एग्जिट हो जाए और वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकें। कोशिशें जारी हैं, लगता है कि स्पीड ब्रेकर आया, लेकिन फिर भी ऑल इज गोइंग स्मूथ फॉर द टाइम बीइंग। कृषा, क्या आप सो रही हैं? पता नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा हो। ये भाई आपको जयमा बुला रही थी, उनको कुछ अर्जेंट काम था। जयमा अभी कौन से बीते हैं? कृषा अब अपने इस राजमहल वाले ससुराल से ही बाहर जाना चाहती है, लेकिन जब वो बाहर जाएगी तो नौकरी की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए अपने कमरे से बाहर निकलकर वो नौकरी की तलाश में गई थी। फिर क्या, इतने में देवराज कमरे में आया। उसे शक हुआ कि कृषा इस कमरे में नहीं है। अब कृषा तो वाकई में इस कमरे में नहीं थी, क्योंकि वो तो रति भाभी को अपनी जगह सुला कर गई थी। उसे क्या पता था कि देवराज कमरे के अंदर आ जाएगा। कृषा को ढूंढते ढूंढते वो मैं देखने आया था कि कृषा अपनी प्रैक्टिस कर रही है कि नहीं। मैं इस बात से आई वाज ऑब्लिवियस अबाउट दिस फैक्ट कि भाई कृषा घर पर नहीं है, और वो इंटरव्यू के लिए उसी सेम बिल्डिंग में गई हैं जहाँ पर मैं गया था अपनी मीटिंग के लिए। सो मुझे ये वाली बातें पता नहीं है, बट मैं यहाँ पर घर पे देखने आया था कि कृषा क्या कर रही हैं। तो उससे पहले मैं जया माँ से मिला, उनसे मैंने पूछा, वो कहती वो अपने रूम में, उनकी तबीयत ख़राब है। तो बस मैं वही देखने के लिए रूम में आया था कि उनकी तबीयत ख़राब है, कि वो बहाना मार रही है इसी बात का कि वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहती हैं माया बनने की। तो उसने कुछ सोच लिया है कि वो इस जगह को छोड़ के चली जाएगी, लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स उसको एक जॉब चाहिए। तो वो एक इंटरव्यू देने गई है छुप छुपा के सबसे, और किसी को नहीं पता है। बट लकीली मेरे घर वाले अच्छे जो मुझे बचा लेते हैं। तो मेरा तो ऐसे लिटरली दिल मुंह पे आ जाता है कि देवराज सर ने अगर उठा लिया ब्लैंकेट और पता चल गया कि रति भाभी हैं, तो मैं तो गई। अब एकदम मौके पर कृषा खिड़की से कूदकर अंदर आई तो देवर जी ने संभालने की कोशिश की अपने भैया को। जैसे ही वो रति भाभी के चेहरे से चद्दर हटाने ही वाला था कि नीचे से बुलावा आ गया। भाई आपको जयमा बुला रही थी, उनको कुछ अर्जेंट काम था। जयमा अभी तो उनसे मिल गया ना, ऐसा क्या अर्जेंट काम है?
ये तो बताया नहीं उन्होंने मुझे। अगर पता चलता कि वो इस यहाँ पर नहीं है तो फिर जैसे उन्होंने मेरे कपड़े जलाए थे, माया के कपड़े जलाए थे, तो मैं उनसे वैसे ही कोई उन्हें सज़ा देता या फिर कुछ, आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ टेरेबल ही होता कृषा के लिए, या फिर मैं उनका घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद करवा देता। जो उनको एंकल मॉनिटर जो जयामा ने निकाला था कि वो निकाल दीजिए, तो एंकल मॉनिटर में दोनों पैरों पे लगा देता। यही होता, आंधी तूफान आ जाता, कृष्णा बेचारी एक कोने में रो रही होती, उसका जो इतनी मुश्किल से उसने एक प्लान उसको मिला है, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी है, ऊट पटांग उछल कूद करके वो पहुंची है बाहर इंटरव्यू देने के लिए, वो सारा फ्लॉप हो जाता। फिर क्या बाल बाल बच गई इस बार कृषा, लेकिन कृषा कब तक बचोगी? आपको ये छोटे मोटे हथकंडे नहीं बल्कि कुछ बड़ा करना होगा, जिससे वाकई में आप जो करें वो किसी के समझ में ना आए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जी हाँ, इसका सही मतलब जो है ना, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में ही लोग समझ पाए हैं। तभी तो क्रिसमस पार्टी हो रही है, सैंटा आ गए हैं, राजस्थानी फैमिली है, लेकिन पंजाब का तड़का साफ नजर आ रहा है। अक्सर हमने देखा है, दिल में जब कोई और हो तो निगाहें उसी को ढूंढेगी ना, किसी और पर निगाहें जाएगी ही नहीं। कुछ ऐसा ही तो अभिमन्यु भी करता है। अब उसके दिल में अक्षरा बसती है, तो भाई इस पार्टी में सबसे नजरें चुराकर कैसे उसकी नजरें अक्षरा को ही देख रही है, तो उधर अक्षरा भी जान रही है कि उसे अभिमन्यु निहार रहा है। इन दोनों की आंखें चार हो ही रही थी कि बीच में सैंटा क्लॉज आ गया। अरे भाई सैंटा, आपको क्या इन बड़ों के बीच ही आना था? आप जाइए ना, बच्चों के साथ क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कीजिए। इस पार्टी में आरोही का भंडाफोड़ होने ही वाला था। अभिमन्यु को पता ही चलने वाला था कि उसे बचाने वाली आरोही नहीं बल्कि अक्षरा है, लेकिन ये हुआ नहीं। आरोही की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई थी, क्योंकि अगर अभिमन्यु को पता चल जाता तो न जाने क्या हो जाता। पूरी जी जान लगा दूंगी ये भांडा ना फूटे, बट अब जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। आपने देखा होगा एपिसोड में भी गणपति बापा की भी मर्जी है कि अक्षरा और अभिमन्यु साथ रहे, मैं नहीं। भगवान भी जब मुझसे लड़ रहे हैं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो पूरी तरह से बिखर जाऊंगी, टूट जाऊंगी, बट अब ये नहीं पता कि अभिमन्यु कैसे रिएक्ट करेगा। ये बहुत बड़ी बात है जो अक्षरा ने की है अभिमन्यु के लिए। अक्षरा ने ये बात छुपाई भी।
खैर अब क्रिसमस पार्टी में थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल आया था, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। अब वो क्या है ना, क्रिसमस पार्टी पर जब पंजाबी भंगड़ा वाला गाना बजेगा तो अच्छों का मूड ठीक हो जाएगा। क्यों अभिमन्यु और अक्षरा, सही है ना? एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये टेलीविजन की दुनिया का ऑब्सेशन विद द पति पत्नी और वो वाला एंगल, कहानी चाहे रोजमर्रा की हो या फिर हो एक मैच्योर्ड लव स्टोरी, जब तक वो वाला लव ट्रायंगल नहीं आता ना, कहानी आगे बढ़ती नहीं है। अब देख लीजिए, बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पर प्रिया और राम की कहानी जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। और अब राम की सौतेली माँ और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आके इनके रिश्ते में दरार पैदा करना चाहते हैं। जब अपने ही लोग मिले हों, जब अपने ही लोग रिश्तों की मर्यादा ना समझें, तो भला किसी को कैसे पता चलेगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है। राम और वेदिका कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आज राम की जिंदगी में प्रिया है तो वहीं वेदिका की जिंदगी में शशि है, और इसके बावजूद वेदिका राम को एक बार फिर से हासिल करना चाहती है। मैं अपने पति के साथ तो खुश हूँ नहीं, सो आई वॉन्ट टू गो बैक टू राम। और मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ है कि राम ही है जो जिससे जो एक इमोशनल इंसान की ज़रूरत होती है, प्यार की हर किसी को ज़रूरत होती है, और वो मुझे राम से ही मिलेगी। सो मैं उसके पास वापस जाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ अभी, जिसके लिए उसने खुद ही इतने सारे प्लान बनाए, और इस प्लान में राम की सौतेली माँ भी शामिल है। अब वो राम की सौतेली माँ है तो भाई उसके लिए, राम के लिए प्यार व्यार कुछ नहीं है, वो तो केवल दिखावा करती है। इस बात को राम नहीं जानता है, ना ही समझता है। उसे तो लगता है कि उसकी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मैं दुखी और परेशान इसलिए नज़र आ रही हूँ, इतने सारे आंसू जो मैंने बहाए हैं अभी, इसलिए क्योंकि उससे मेरा फ़ायदा होने वाला है। तो बाकी लोगों को परेशान करने के लिए अगर थोड़ा सा दुखी मैं अभी हो जाऊँगी तो देयर इज़ नो हार्म। वहीं जब अब राम और प्रिया एक दूसरे के करीब आ रही हैं, तो वेदिका ने इतने सारे प्लान बना लिए हैं जहां पर प्रिया को लगेगा कि राम अब भी वेदिका को प्यार करता है, यानी कि राम और प्रिया की लव स्टोरी में वेदिका ट्विस्ट लेकर आ गई है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, एक वक्त था जब टेलीविजन पर थप्पड़ों की बरसात होती थी, मतलब थप्पड़ पर थप्पड़, हर सीरियल में थप्पड़, और थप्पड़ के साथ वो जो इफेक्ट आता था, विजुअल इफेक्ट, वो। लेकिन अब थोड़ी इसकी तादाद कम हो गई है, लेकिन अभी भी जब पड़ता है तो जोर से पड़ता है। जैसे कि भाग्यलक्ष्मी में ऋषि को पड़ा है थप्पड़ अपने घर वालों से। इनकी हरकतें ही कुछ ऐसी है। वो क्या है ना कि लक्ष्मी तो गायब हो गई है, ये जानकर कि ऋषि जो है वो मलिष्का के साथ चोरी छिपे शादी करने जा रहे थे। अब किया ना इन्होंने थप्पड़ खाने वाला काम।
थप्पड़ जो ऋषि के पापा ने ऋषि के गाल पर दे मारा है, ये थप्पड़ उस दर्द के लिए है जो ऋषि ने लक्ष्मी को दिया है। ऑफ कोर्स मेरी गलती थी और थप्पड़ मुझे मेरे डैड से पड़ा है एंड पूरा जो सच था मलिष्का से शादी करने का वो सबके सामने बाहर आ गया, पूरी फैमिली के सामने। सो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होंगे, स्पेशली मेरे मॉम डैड। जी हाँ, घर वालों को पता चल गया कि ऋषि और मलिष्का कैसे सबसे छुप छुपाकर शादी करने जा रहे थे और लक्ष्मी ने ये सारा नज़ारा अपनी आँखों से देख लिया। उसके बाद लक्ष्मी गायब हो गई। लक्ष्मी कहाँ है, कहाँ गई, इसका पता किसी को नहीं है। ऋषि से आज उसके पापा सवाल पूछ रहे हैं कि बता तूने ऐसा क्यों किया। मैं खुद ढूंढ लूंगा अपनी बच्ची को। तेरे इंटेंशंस थे उसे दुख पहुंचाने के। तेरी हरकत की वजह से मैं अपने बेटे को खो दूंगा। लेकिन अब मेरे सामने से। अब ऋषि भी तो गिल्ट में है, लेकिन वो क्या करे। मलिष्का ने ही कुछ इस कदर उलझा दिया था उसे कि वो समझ ही नहीं पाया कि जो वो कर रहा है वो गलत है। ऋषि की माँ जो हमेशा अपने बेटे को सही समझती है, उसको सपोर्ट करती है, आज उसने भी ऋषि की क्लास ले ली है। आज ऋषि ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे ना सिर्फ माँ बाप डिसअपॉइंट हुए बट ऑल्सो हार्ट ब्रोकन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ख़ास करके लक्ष्मी के लिए जो उसने किया उसके लिए मैं नाराज़ हुआ हूँ और नीलम जो कभी उससे नाराज़ नहीं होती आज वो भी नाराज़ हो गई है। अब गलती हो गई है तो सुधारना पड़ेगा उस गलती को। लक्ष्मी से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उसके लिए लक्ष्मी का पता हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है, इस वक्त लापता है, तो उसे ढूंढेंगे फिर माफ़ी मांगेंगे। अब कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि ऋषि और लक्ष्मी की फोटो भी तो गिर गई है इस आंधी और तूफान की वजह से। खैर, अब घर में ऋषि को ब्लेम देने से फायदा नहीं होने वाला है। फटाफट से आप सब जाइए और लक्ष्मी को ढूंढिए, कहीं न कहीं तो वो मिल ही जाएगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अपन के फैंस लोग अपन को बोलते हैं भाई जरा वीलॉग बना दो ना, ये लॉग बना दो ना, वो लॉग बना दो ना। अब हम लोगों को बना सकते हैं, लेकिन वीलॉग, ई लॉग, सी लॉग अब उनको आता ही नहीं है, तो हम कैसे बनाएगा। लेकिन जब लोगों का वीलॉग देखते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है, आइडिया मिलता है कि चलो भाई आज फूड लॉग बना लेते हैं, आज ये कर लेते हैं। लेकिन अपन के पास टाइम किधर है, हम सुपर वेला है ना, मतलब बिजी है ना। हाय गाइस, आई एम शुभांगी एंड मेरे पेज का नाम है डायपर एंड मॉमी, जो बेसिकली रिलेटेड है पेरेंटिंग और लाइफस्टाइल। So let's go and create some food recipes which are related to babies. पहली रेसिपी आज हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं कटलेट्स, जिसमें मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ करने वाली हूँ। और ये मैंने पहले से ही बॉईल कर करके रख रखे हैं, ग्रीन पीस और पोटैटो। और इसमें साथ में हम यूज़ करेंगे गाजर, वेजिटेबल्स है, ये बच्चे मोस्टली नहीं खाते। बच्चे गाजर अवॉइड करते हैं, बीट रूट तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो इसमें अगर आप चाहें तो आप इसमें स्पिनच यानी पालक भी डाल सकते हैं, तो वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ले ली हैं, जिसमें आलू क्या है, बॉयल्ड है। अब इन सबको अच्छे से मैश करेंगे।
लेकिन अगर आपका बेबी 1 ईयर से कम है तो प्लीज़ कंसल्ट विद योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग एनी टाइप ऑफ सॉल्ट। जितने कि मेरा ऑयल मतलब देसी घी गरम हो रहा है इन कटलेट्स को फ्राई करने के लिए, इतने ही मैं दूसरी रेसिपी ट्राई कर रही हूँ जो कि और ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए मैं कुछ स्पिनच लीव्स ले रही हूँ और ब्रोकली जो कि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, बट हाँ मेरे पास ऑप्शन है जिससे कि आप बेबीज़ को ब्रोकली दे सकते हैं। स्टीमर है, बेबी फूड प्रोसेसर, तो मैं उसमें स्टीम करती हूँ। आप चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी 1 सीटी दे सकते हैं। बहुत ही क्यूटली करता है। तो ये है मेरे किड्स फ्रेंडली कटलेट्स जो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि जब मेरे घर में ये कटलेट्स बनते हैं तो मुझे, अंकुर को और अभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और मेरा ब्रेकफास्ट का काम एक ही बारी में हो जाता है, वरना हमेशा मुझे अभी के लिए अलग से बनाना पड़ता है और अपने लिए अलग से बनाना पड़ता है। तो ये वेजिटेबल्स जो हैं सारी स्टीम हो चुकी हैं। अब जो इसका ये पानी है, आप अगर इसको कुकर में बॉईल करेंगे तब भी उसमें पानी आएगा, तो उसको वेस्ट मत करिए क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसीलिए मैं इसमें ही डाल के इसको पीस लूँगी, मैश कर लूँगी पूरा सूप के जैसे। तो ये जो सूप है ये रेडी हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्दी सूप है। अगर आप इस तरह का कोई भी सूप बनाते हैं किसी भी वेजिटेबल का, तो किसी भी तरह के सूप में आप कोई सी भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाना चाहते वो वेजिटेबल्स भी इस तरीके से आप बच्चों को खिला सकते हैं। पापा जी कर रहे हैं, पापा बाद में खा लेंगे, तब पापा सूप पूरी खाते हैं। बस डन। तो जैसे कि आपने देखा मैंने अभी को सारी वेजिटेबल्स खिलाई हैं, तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को हर तरीके की वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। और हाँ, अगर पेरेंटिंग को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, बेबीज़ को लेके आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मेरे पेज पर आकर मुझसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, डायपर एंड मॉमी। बाय बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।